हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, तो पहले अगर आप नाम को एनालिसिस कर लेते हो तो काफी चैप्टर तो आपके उसी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, और मैं अब इस पर बिठा देता हूँ एक गाड़ी। ओके, तो सपोज कीजिए ये मेरी एक कार है। ठीक है, मान लीजिए मेरी कोई F1 रेसिंग कार है। ये ऐसे करके ये एक F1 रेसिंग कार हो गई मेरी। ये हमारा ड्राइवर बैठ गया इसमें। ठीक है, अब ये कार जो है वो दो ही टाइप से मूव कर सकती है। या तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी या फिर ये बैकवर्ड मूव कर सकती है। ओके, तो क्या बस इसको इतना सा ही एनालिसिस करना है कि मुझे बस ये बताना है कि या ये फॉरवर्ड मूव करेगी या ये बैकवर्ड मूव करेगी? नहीं, इसके अलावा भी इस कार के पास में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि इसके मोशन को एनालिसिस करते टाइम हमको निकालनी पड़ सकती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज तो ये आती है कि इसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए आप, जैसे मेरे पास में ये स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल के अंदर मैं ये मान लीजिए ये जो है पेन का जो नॉब है, ये मेरी कार है और मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ। तो ये यहाँ पर 11 पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अब ये जीरो जो है वो यहाँ पर है, तभी तो इस 11 का कोई मतलब है। अदरवाइज अगर मैं इस स्केल को हटा दूं तो अब ये कौन सा 11 कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, इसका कोई जो है सेंस नहीं बनाती इसकी इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये रोड है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मान लीजिए कार यहां से स्टार्ट हुई, तो यहां से अब हम मेजर करेंगे कि कार जो है आगे जा रही है या पीछे आ रही है। अब आगे जाने का मतलब क्या होगा कि जब कार इस रेफरेंस पॉइंट से दूर जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि कार जो है वो आगे जा रही है। और अगर कार इस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है तो बोलेंगे कि कार जो है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर या तो हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं या हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। और अब मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी का जिक्र करूंगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सपोज कीजिए ये यहां से स्टार्ट हुई, ये इसका पॉइंट ए है, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये यहां पर पहुंच गई, ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, तो अब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये हम कैसे पता लगाएंगे कि बिना जो है मेजरमेंट स्केल के तो हम डिस्टेंस का आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो हमें इस रोड पर जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये मेरा 1 मीटर हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ, ये 4 हुआ, और ये जो बी है ये यहाँ पर हमारा आ गया 5 मीटर। ओके, और इसको मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा x1 पर, ये पॉइंट है हमारा x2 पर। तो कार मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। मैं स्टॉप वॉच लेके ही बैठा हूं मान लो यहाँ पर, और मैंने स्टार्ट किया 0 सेकेंड पे, यहां से स्टार्ट किया, और मान लीजिए कि ये 3 सेकेंड का इसने टाइम लिया। 3 सेकेंड में ये यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ पे पहुंची जब कितने सेकेंड बीत चुके हैं? 3 सेकेंड बीत गए। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप में एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट हो गया। कैसे? कार जीरो से स्टार्ट करती है, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टाइम कितना लेती है? 3 सेकेंड का टाइम लेती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है हमारा डिस्टेंस
distance of a straight line joining the initial and final point. Distance of a straight line joining the initial and final point with डायरेक्शन. अब डायरेक्शन भी होगी इस डिस्प्लेसमेंट के पास में, क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो विथ डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ठीक है. तो कार के केस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करेगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को. ये स्ट्रेट लाइन बनाता हूं मैं यहां से, ये स्ट्रेट लाइन ये यहां से ये ज्वाइन करेगी फाइनल पॉइंट को. फाइनल पॉइंट हमारा 5 पर है जो कि पॉइंट बी है. ये जो वेक्टर मैंने यहां पर बनाया है, ये वेक्टर मेरा क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा. याद रखना, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को, और इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल टू फाइनल होगी. मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट खुद एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया. ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया. तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसकी टेल तो रहेगी इनिशियल पॉइंट पर और हेड कहां पर रहेगा, फाइनल पॉइंट पर. अब आप ऐसे कोई फिक्स नहीं कर सकते कि इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 पर ही रहेगा. कभी कभी मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल पॉइंट 2 हो, फाइनल पॉइंट 4 हो, तो 2 to 4 हो जाएगा. ओके. तो जिस हिसाब से जो भी एग्जाम्पल के अंदर डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है. ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. अब कुछ कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता ना चले. हम मान लो कि कंफ्यूज कर जाएं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा कि वो वाला डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ए टू पॉइंट बी पर. ठीक है, ए टू पॉइंट बी पर मूव कर रहा है और वो ऐसे चला, पहले यूं इस टाइप से गया, ऐसे घूम के और बी पे पहुंच गया. ठीक है. और मान लीजिए कि ए जो है वो कोई बाइक स्टार्ट करके गया और उसने, ये बाइक जो है वो डिस्टेंस मेजर करती रहती है साथ में, जैसे जैसे चलती है ना, बाइक के अंदर मीटर होता है, तो वो जो मीटर है वो हमारा क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता रहता है. तो ए ने बाइक यहां से स्टार्ट की और ऐसे करके बी तक गया, और इतने में इसकी बाइक बताती है कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 10 मीटर. ठीक है. तो अब ये 10 मीटर क्या है, ये इस पाथ की, ये जो है ये पाथ लेंथ है, कि मतलब कितना लंबा पाथ इसने ट्रेवल किया. ये 10 मीटर क्या है, पाथ लेंथ. ठीक है. क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर रखा. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा. अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये जो है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. और इसका मैग्नीट्यूड जो है, जो ये देखो ऑब्वियस सा लग रहा है कि ये जो पाथ लेंथ है ये बड़ा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है. तो इसको स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है, 7 मीटर है. तो ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ये लेंथ जो है 7 मीटर, यहां से यहां तक की स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ना कि पाथ लेंथ. ठीक है. तो आपको पाथ लेंथ को कंसीडर नहीं करना, आपको स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करना है जो कि इनिशियल टू फाइनल जोड़ेगी. अब यहां पर डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 10 मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 7 मीटर है. ठीक है. तो एक ही ऐसा स्पेशल केस है जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं.
स्पेशल केस where distance is equal to displacement। ऐसा कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि ये कार मूव कर रही है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, देखिए ये 0 से लेके 5 तक गया, इसने कोई दूसरा पाथ ही फॉलो नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस क्या हो गई, 5 मीटर हुई, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो गया, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को भी ये ज्वाइन कर रहा है और इसकी पाथ लेंथ भी यही है। अगर ये घूम के आती तो हम इनिशियल टू फाइनल को कनेक्ट करते और फिर देखते कि उसमें कितना पाथ लेंथ है, वो जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट केवल फॉरवर्ड मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आता है। ठीक है, तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं यहां पे दे सकता हूं कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ओके, ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब हम जो है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो फिजिकल मीनिंग है वो तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि इसमें केवल एक सिंगल लाइन पर जो है मोशन रहेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन पर मोशन रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में 3 एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, चूंकि ऑब्जेक्ट का मोशन केवल एक सिंगल लाइन पर है, तो वो जो सिंगल लाइन है वो कोई भी एक एक्सिस हो जाएगी हमारी, और चूंकि और कहीं पर मोशन नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये केवल एक ही डायमेंशन में हो रहा है? हमारे पास में यूजुअली 3 डायमेंशन होती है, एक्स, वाई और जेड। लेकिन अब चूंकि एक ही लाइन पर मोशन हो रहा है, या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, और सपोज कर लीजिए कि वो एक्स एक्सिस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको 1D मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1D मोशन भी कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर एक वेक्टर के यूजुअली कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, dx, dy और dz, और यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर लगते हैं जो कि डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से 3 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर बनता है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन के अंदर कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट है, तो 1 डायमेंशन के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? एक ही कंपोनेंट होगा। मान लीजिए y और z कंपोनेंट एब्सेंट है, तो केवल dx ही एक कंपोनेंट बचेगा। तो मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के केवल 2 ही केस हो सकते हैं, या तो प्लस का आई कैप आ जाएगा या माइनस का आई कैप आएगा। तो इन समरी अगर मैं आपको बताना चाहूं कि 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ठीक है, उन सब के केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, और उस एक कंपोनेंट की डायरेक्शन आप प्लस और माइनस से इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर आपको आई कैप, जे कैप, के कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल प्लस माइनस से ही डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। प्लस का मतलब फॉरवर्ड जा रहा है, माइनस का मतलब क्या है? बैकवर्ड जा रहा है। ओके, तो अब चलिए जो ये हमारी जो कार है इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है। क्या है? पोजीशन के अंदर क्या है? चेंज है। तो पोजीशन के अंदर चेंज है, तो फिजिक्स के अंदर चेंज को डेल्टा सिंबल से शो किया जाता है। ये चेंज हो गया हमारा डेल्टा से
चेंज को शो करते हैं। किसके अंदर चेंज है, वो वेरिएबल यहाँ पर डेल्टा के आगे आएगा। ठीक है, तो चेंज इन एक्स। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना हो तो उसकी फाइनल वैल्यू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ओके, तो फाइनल में से इनिशियल को जब माइनस करेंगे तो यहां पर हमें इस कार का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो कि सिंपली हो जाएगा मेरा 5 मीटर माइनस 0 मीटर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 5 मीटर। ठीक है, कहने में तो ये बहुत आसान है, कैलकुलेट करना भी आसान है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट के आगे ना तो माइनस का साइन आया है, ठीक है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब पॉजिटिव साइन है। तो मतलब आपको यहाँ पर ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, प्लस आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा रिवर्स में जाता, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो था हमारा क्या था, वन डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आगे, हम मूव करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो रेट ऑफ द चेंज इन द पोजीशन, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट कह लो, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो जो है क्या कहलाता है, हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पिछले वाले एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पर दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। उसने, हमारी जो कार थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, और टाइम उसने यहाँ से 0 सेकेंड से स्टार्ट करके लिया था 3 सेकेंड तक का। ठीक है, और डेल्टा एक्स जो है वो हमने निकाला था, वो था हमारा 5 मीटर। तो अब वेलोसिटी क्या होती है कि यही जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा है, वो यहां से देखिए आप, डेल्टा टी कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। डेल्टा का मतलब हमेशा डिफरेंस होता है, आपको हमेशा इनिशियल या फाइनल या फिर जो भी दो क्वांटिटी दी हुई है, अगर इनके आगे डेल्टा लगा हुआ है तो आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 0 गया तो हमारा टाइम टेकन कितना हो गया, 3 सेकेंड। तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इस पूरे पाथ को कवर करने के टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको दिया जाएगा इन दोनों के रेशियो से, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो ये हमारा कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन है तो पहले ही समझा दिया कि वेक्टर का वो आई जे के कैप लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्लस माइनस देखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 दोनों प्लस के हैं। ठीक है, टाइम पीरियड तो कभी माइनस में जा नहीं सकता, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी भी मेरी क्या है, पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, जैसे एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रेज होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा टोटल पाथ है इतना बड़ा, ठीक है, और कोई अगर आकर के मुझे बोले कि सर मैंने यहाँ तक की जो डिस्टेंस है d1, ये जो d1 डिस्टेंस है ये तो मैंने ट्रेवल कर ली जो है मेरी v1 वेलोसिटी से, ठीक है, इसके आगे की जो डिस्टेंस है d2, इसको मैंने ट्रेवल किया v2 वेलोसिटी से। तो अब ऐसे केस में अगर मुझे v एवरेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले तो हमको देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए, पहले ये डिस्प्लेसमेंट उसके बाद में ये डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा d1 प्लस d2। नाउ डिवाइड इट बाय द टोटल टाइम इंटरवल। किससे निकालेंगे हम? टोटल टाइम इंटरवल से। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं बोलूं कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट्स 0 है तो मैं इस टाइप से इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी।
ठीक है, तो पहले इसका टाइम पीरियड निकालेंगे t1, जो कि कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी d1 अपॉन v1। फिर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे t2, जो कि आएगा d2 अपॉन v2। ओके, तो टोटल टाइम पीरियड हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी जो है वो हो गया हमारा t1 प्लस t2, फाइनली निकल के आया d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। तो यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड को रख देंगे d1 अपॉन v1 और यहाँ पे आ जाएगा d2 अपॉन v2, और फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। तो ये एक एग्जांपल है, इस टाइप के क्वेश्चन में इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या आता है इसके बाद में, इसके बाद में आता है वेलोसिटी, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है उसका ग्राफ को स्टडी करना, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैनी मोर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर विराम दूंगा। सो कीप वॉचिंग फॉर, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।